हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट वीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। तो केरल राज्य में जो साक्षरता दर है ये सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साक्षरता दर मतलब होता क्या है, तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या। तो केरल में जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या वो सबसे अधिक है पूरे भारत में, यानी कि केरल का जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर जो है वो न्यूनतम है। यानी कि भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता है, यानी कि स्त्री के सबसे कम पढ़े लिखों की संख्या है, तो बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के बिहार राज्य में स्त्री साक्षरता दर जो है वो न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा अप्रवासी जो होते हैं, यानी कि दूसरे राज्य से जो लोग होते हैं वो काम की खोज में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जाते हैं, यानी कि अप्रवासी जो है वो सर्वाधिक संख्या में महाराष्ट्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए थे। तो भारत में जो सबसे ज्यादा संख्या में शरणार्थी थे वो बांग्लादेश से आए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। किस प्रदूषण के द्वारा सबसे ज्यादा बीमारी होता है, तो वायु प्रदूषण के द्वारा, यानी कि एयर पॉल्यूशन के द्वारा सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक बीमारियां जो होती है वो होती है वायु प्रदूषण के द्वारा, यानी कि एयर पॉल्यूशन के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण क्या होता है, तो वायु प्रदूषण जो होता है ये अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है। उद्योग के द्वारा, यानी कि उद्योग में यानी कि फैक्ट्री में जो मशीनें चलती है उसका जो आवाज निकलता है उससे होता है ध्वनि प्रदूषण, यानी कि नॉइज पॉल्यूशन। मोटर वाहन के द्वारा और लाउड स्पीकर के द्वारा, यानी कि इन तीनों के द्वारा जो क्या होता है तो ध्वनि प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये तीनों जो है ये ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन के प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो बिहार में स्थित है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाफ्टा अस्तित्व में आया था। तो नाफ्टा जो था ये अस्तित्व में कब आया था, तो वर्ष 1994 में नाफ्टा जो था वो अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो भारत में 1991 में 1991 में भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति थी उसको अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का अधिकांश यानी कि सबसे ज्यादा जो विदेशी व्यापार होता है वो किसके द्वारा होता है, तो समुद्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है वायु के द्वारा। पहला जो होता है यानी कि भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है वो समुद्र के द्वारा ही होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग जो है उसका गठन किया गया था वर्ष 1950 में। 1950 में 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। जो लोग इस पीडीएफ को ले लिए वो थोड़ा वीडियो को स्किप करके देखिएगा, थोड़ा आगे से देखिएगा। और जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको किस तरह से लेना है, इस पीडीएफ को किस तरह से ये आपको पीडीएफ मिलेगा वो आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जो जितना भी 10 सब्जेक्ट होगा, इसी 10 सब्जेक्ट में से आपका कोई भी 5 सब्जेक्ट होगा। आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो। इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। तो उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। और पीडीएफ में मिलेगा क्या क्या, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। सब्जेक्टिव में आप लोगों को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन होता है, चाहे फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। यानी कि पूरा सिलेबस आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। और ये पीडीएफ को लेना किस तरह से तो वो आपको बता देते हैं। इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया रखे हैं, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेगा। इस पीडीएफ में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। जैसे अगर आप लोगों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा तभी तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज्योग्राफी का एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं कि ज्योग्राफी में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। ज्योग्राफी में जो है 2 भाग होते हैं। पहला भाग में जो है 11 चैप्टर है, दूसरा भाग में भी है 11। पहला भाग में शायद 12 चैप्टर है, दूसरा भाग में 11 चैप्टर है। तो दोनों भाग के ज्योग्राफी के दोनों भाग के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। जैसे पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट के चैप्टर तक दोनों भाग है। ज्योग्राफी में 2 भाग है, 2 सेक्शन है। दोनों सेक्शन के दोनों भाग के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे पहला चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आप लोगों को मिलेगा। और सेम इसी तरह से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों मिलेगा। जैसे
जैसे इसमें भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा और दोनों सेक्शन का मिलेगा, यानी कि ज्योग्राफी में जो दोनों सेक्शन है, दो भाग है, दोनों भाग के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ चैप्टर वाइज मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का मिलेगा दूसरे चैप्टर का नहीं, चैप्टर वाइज मिलेगा। अगर आप लोग इसको लेकर के अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप लोगों की जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से इसी पीडीएफ से हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। जो लोग इस पीडीएफ को पहले से तैयारी अच्छे से कर चुके हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अब लेना किस तरह से तो वो तो बता ही दिए, और जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो अगर पढ़ लेते हैं, इस मात्र 7 से 8 दिन जो आपका टाइम बचा हुआ है इसी में आपका तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो वही आपको बता देते हैं। आपके ज्योग्राफी में चैप्टर कितने हो जाते हैं, तो टोटल चैप्टर हो जाते हैं 22 से 23 चैप्टर। अब 22 से 23 चैप्टर जो है तो हर एक चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको 20, 25, 30 इंपॉर्टेंट है। तो सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो इसमें है, जो कि 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि एक दिन में आप 4 से 5 ऑब्जेक्टिव चैप्टर को कर सकते हैं और 4-5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा 4-5 चैप्टर का। इससे क्या हो जाएगा, एक दिन में अगर आप 4-5 कंप्लीट कर लेते हैं तो बात 5 से 6 दिन में आपका पूरा ज्योग्राफी जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक दिन में अगर आप लोग 1 से 1.5 घंटा भी पढ़ते हैं तो आपका 4-5 चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर में 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप लोग 1 से 1.5 घंटा भी रोज पढ़ते हैं 5 से 6 दिन तक, तो आपका जो पूरा सिलेबस है ज्योग्राफी का वो कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटा बस रोज पढ़ना है, और सब्जेक्ट के लिए आप और भी टाइम निकाल सकते हैं, जैसे 5-6 घंटा अगर पढ़िएगा तो वो पूरा सिलेबस है ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस पीडीएफ को पढ़ करके रोज बस आप लोगों को 5 से 6 घंटा पढ़ना है और सब सब्जेक्ट को पढ़ना है, 1-2 घंटा हर एक सब्जेक्ट को देना है और आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इसी से। इसमें हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई 1 या 2 सब्जेक्ट का मिलेगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। और जो लोग पहले से पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग इस पीडीएफ को लेकर के क्या कर सकते हैं, तो लोग तो पहले से सिलेबस को कंप्लीट कर ही चुके हैं, बस उनको अभी रिवीजन करने का जरूरत है। तो रिवीजन करने के लिए आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में उसी लेवल के क्वेश्चन है जिस लेवल के सेम क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस पीडीएफ को लेकर के पढ़ लीजिएगा, तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो 99% क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। पीडीएफ का बता दिए प्राइस जो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सके और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। हर एक बच्चा जो है इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सका, इसीलिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ही रखें। लेना किस तरह से तो देख लीजिए। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही नंबर 7903820891 इस नंबर को आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, 25 रुपये डाल देना है और जो डालिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो आप लोग बता दीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ आर्ट्स लिख देते हैं, तो आर्ट्स में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, आपका जो भी आर्ट्स में 5 सब्जेक्ट हो उस 5 सब्जेक्ट का नाम बता दीजिएगा और 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ आपको मिल जाएगा। समझ गए, इतना कुछ आप लोगों को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में। 25 रुपये इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकेगा। तो आप लोग भी ले सकते हैं इस पीडीएफ को। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। तो कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर जो है ये कहाँ में है, तो ये जो है ये उत्तर हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर जो है ये हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जनसंचार का माध्यम है, यानी कि 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि जनसंचार का माध्यम कौन है, तो टेलीविजन, समाचार पत्र और रेडियो, ये तीनों जो है ये जनसंचार का माध्यम है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों क्या है, तो जनसंचार का माध्यम है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, कौन है, तो बेंगलोर जो है सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है किसको किससे जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। कौन सा शहर जो 4 ऑप्शन सबको बताना है जो कि ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। तो इलाहाबाद, कोलकाता और दिल्ली, ये तीनों तो ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित है, लेकिन लखनऊ जो है ये ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा पतन, तो चेन्नई पतन जो है ये पूर्वी तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर होता है। तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग होगा, जब कोई नेशनल हाईवे होगा उसका निर्माण कौन करवाएगा, उसको कौन बनवाएगा, उसको बनवाएगा केंद्रीय सरकार, यानी कि केंद्र सरकार जो होगा वही राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है उसको निर्माण करवाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस नदी पर नाव नहीं चल सकती। ऐसा कौन सा नदी है जिस पर कि नाव नहीं चल सकती है, तो नर्मदा नदी पर नाव जो होता है वो नहीं चल सकती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू
समुद्री पतन जो है वो अवस्थित है? किस राज्य में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन जो है वो स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में क्या है तो जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन जो है अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो नागपुर योजना जो है ये सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार के हाजीपुर में मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह जो स्थित है। अगला क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण कौन है? चार ऑप्शन आपको बताना है कि सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण कौन है? तो पर्यावरण दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण दोनों जो है सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भरमौर जनजाति जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोकारो इस्पात केंद्र है, तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है ये कहाँ पे है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो है ये मुंबई में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है भिलाई इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात कारखाना खुला था? कहाँ पे खुला था? तो राउरकेला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चार ऑप्शन में आपको बताना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें सबसे पहले इस चार ऑप्शन में आपको बताना था कि कहाँ पर लोहा इस्पात कारखाना जो था वो खुला था। तो राउरकेला में सबसे पहले लोहा इस्पात कारखाना जो था वो खुला था, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है यानी कि स्थापित है? ये इस चार ऑप्शन में सबको बताना कि कौन सा? तो विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विशाखापट्टनम लोहा इस्पात कारखाना जो है इस समुद्र तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था? तो तमिलनाडु के विजयनगर में लोहा इस्पात कारखाना जो था वो स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है? तो बोकारो लोहा इस्पात कारखाना जो है ये भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, बोकारो। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसका पीडीएफ तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ को ले सकते हैं आप लोग भी। और किस तरह से लेना है वो तो बता ही दिए कि इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखे हैं। इस पीडीएफ को आप लोग भी ले सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट हो 5 सब्जेक्ट आप लोग बता दीजिएगा और आप लोग को इस पीडीएफ जो है वो आप लोग को मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।